गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है दी ऑडोगन विक्ट्री ए ट्रम्प फॉर ऑटोमन ग्लोरी। तो इस हेडिंग का मतलब क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। जो एडोगन है, अब ये एडोगन कौन है? ये हैं अभी जो करंटली टर्की जो देश है टर्की, उसके जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी रिसेंटली इलेक्शन जीत के, उनका नाम है एडोगन। तो जो एडोगन की विक्ट्री हुई है, दी एडोगन विक्ट्री ए ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब क्या होता है? जीत, मतलब जीतना। तो ए ट्रम्प फॉर ऑटोमन ग्लोरी, तो ऑटोमन एम्पायर का आपने नाम सुना होगा। ये जो एम्पायर था लगभग 1200 ईस्वी के आसपास ये स्टार्ट हुआ था और 1923 तक ये चला था। ठीक है, इसमें कुछ यूरोप का हिस्सा भी था, टर्की भी इसके बीच में ही आता है, और कुछ अफ्रीका वगैरह की जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसका हिस्सा थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब बहुत बड़ा एम्पायर रहा है उस टाइम का। तो ये क्या है, एक विक्ट्री, मतलब पूरी हेडिंग अगर आप समझोगे तो जो उनके प्रेसिडेंट की जीत हुई है ना, वो जो ऑटोमन की जो ग्लोरी है, जो लेगेसी है ऑटोमन की, तो उसको वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। तो जो उनकी जो विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, ये एक जीत है किसके लिए? जो ऑटोमन की ग्लोरी है, जो ऑटोमन एम्पायर था, जो उसकी लेगेसी थी, जो उसके रूल्स थे, जिन चीज़ों पे वो बिलीव करते थे, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि जो एडोगन है वो खुद भी जो है ऑटोमन एम्पायर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तो टर्की इसमें मेन हिस्सा था ऑटोमन एम्पायर का। और बाद में जो 1923 में क्या हुआ था, टर्की जो था वो एक अलग देश बन गया था। तो एक एक लाइन को इस आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आप लोग नोट भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके लिए एक सेशन लेके आता हूँ 2 से 3 बजे के बीच में, दोपहर को वो वीडियो अपलोड होता है, जिसमें हम लोग डेली के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग करते हैं द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल से। ठीक है, मैं इसीलिए करवाता हूं क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग जो है वो एक साथ आपको याद नहीं रहेंगे, इसीलिए हम लोग डेली के 5 वहां पे करेंगे, लेटेस्ट वाले जो भी वर्ड मीनिंग होंगे। बस आपको 5 वर्ड मीनिंग जो है वो याद रखना है डेली के, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार रिवाइज कर लो और वो जो सेशन है मेरा उसको रेगुलरली फॉलो करो। और द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको भी आप लोग कॉन्टीन्यूसली फॉलो करो। उससे भी आपकी जो वोकैब है, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, किस तरह से उसको अप्रोच करना है, ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगी। यूट्यूब पे आपको ऐसा सेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया हो। ठीक है, तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट है मेरी आर्टिकल्स की, इनको आप लोग पूरा देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो भी मैं आर्टिकल करवाता हूँ उसकी PDF मैं खुद बनाता हूँ, उसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करता हूँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करता हूँ, और ये जो PDF है वो मैं डेली शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम पे। तो आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाएगी। डेली जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं होता है तो वीडियो दूसरे दिन अपलोड हो जाएगा, या फिर उसी दिन 9-10 बजे के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी वीडियो आएगा ना आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार आप मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके इसको खुद से ज़रूर पढ़ना। तो आज टर्की के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कौन उनका प्रेसिडेंट बना है, किस तरह से उनकी जीत हुई है, टर्की की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या हैं, किस तरह से टर्की जो है वो अपनी डिप्लोमेसी, अपनी जो कूटनीति है, किस तरह से उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। तो पूरी डिटेल में इस आर्टिकल के अंदर में आपको पता चल जाएगा, जो एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में और नॉलेजेबल बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो कॉन्टीन्यूसली इन सेशंस को आप लोग देखते रहो, जिनको भी द हिंदू पढ़ने में जो है वो दिक्कत होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है May 29, 2023 marked the 570th anniversary of the capture of Istanbul by the Ottoman Sultan Mehmed II in 1453। तो अभी जो मई 29 हुआ 2023, इसमें क्या हुआ, 570 मतलब 570वीं जो है वो एनिवर्सरी जो थी किसकी, जब कैप्चर किया था इस्तांबुल को, जो ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था जिसका नाम था महमद सेकंड, 1453 में। ये जो इस्तांबुल है ना, ये तुर्की की ही एक जो है वो सिटी का नाम है। तो 570 जो है वो एनिवर्सरी हुई। दिस डे आल्सो सिग्नल्ड
द इलेक्टोरल विक्ट्री ऑफ टर्कीज मॉडर्न डे सुल्तान रेसेप एडोगन हु हैज़ बिगन ए फ्रेश टर्म एज प्रेजिडेंट ऑफ द टर्किश रिपब्लिक। इसी दिन क्या हुआ, इलेक्टोरल विक्ट्री हुई, मतलब वोट्स के द्वारा जो है वो जीता गया, मतलब जीता, कौन जीता, जो मॉडर्न डे सुल्तान है टर्की का, उनका नाम क्या है, जो भी प्रेसिडेंट बने हैं, एडोगन, जिन्होंने अपनी एक फ्रेश टर्म जो है वो स्टार्ट की एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द टर्किश रिपब्लिक। तो क्या हुआ, द इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंसी एंड 600 मेंबर पार्लियामेंट ऑन May 14 had upset more forecast which had suggested that the incumbent president would finally bow out of the office and his challenger Kemal would replace him। ठीक है, तो क्या हुआ, जो इलेक्शंस हुई प्रेसिडेंसी के लिए और 600 मेंबर जो पार्लियामेंट के लिए May 14 को, उसने अपसेट कर दिया किसको, मोस्ट फोरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, जिन्होंने प्रिडिक्शन की थी और जिन्होंने सजेस्ट किया था, मतलब बताया था कि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो भी वहाँ पे प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो क्या होंगे, वुड फाइनली वो आउट ऑफ द ऑफिस, मतलब वो जो है वो ऑफिस से बाहर हो जाएंगे। वो आउट का मतलब क्या होता है, मतलब हार जाना, निकल जाना ऑफिस से। एंड हिज चैलेंजर, और उनका जो चैलेंजर है केमल, तो और इसका आगे नाम क्या है, किलिकडारू। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट में बोलूँगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना। वो क्या करेंगे, वुड रिप्लेस हिम, वो क्या करेंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे। ये बहुत सारे लोगों का जो मानना था, जो भी फोरकास्ट हुई थी, मतलब जो भी बताया गया था कि ये जो हैं, जो अभी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, मतलब जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है एडोगन, वो क्या हो जाएंगे, वो हार जाएंगे, ऑफिस से बाहर हो जाएंगे, और उनके जो चैलेंजर हैं केमल, वो जो है उनको रिप्लेस कर देंगे, ऐसा माना गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो गलत साबित हुई, और ये जिन्होंने भी प्रेडिक्शन की थी वो सारे जो हैं वो अपसेट हो गए। हाउ एवर विद एन 88% टर्न आउट इन एन इलेक्टोरल ऑफ 64 मिलियन। टर्न आउट का मतलब होता है जिन लोगों ने वोट किया था, तो लगभग 88% जो है वो टर्न आउट था। टर्न आउट का मतलब होता है जो लोग वोट करने आए थे, लगभग 64 मिलियन लोगों में से मिस्टर एडोगन हैड देन ऑब्टेन्ड 49.5%, और 14 मई को उनको कितने वोट मिले, 49.5%। वाइल हिज राइवल, और उनका जो राइवल था, राइवल का मतलब होता है उनके जो अपोजिट था, उनका जो चैलेंजर था, उसको मिले 44.8%, मतलब 24.6 मिलियन। मिस्टर एडोगन अलायंस का मतलब होता है किसी के साथ गठबंधन करना। दी पीपल्स अलायंस, जिसको बोला जाता है दी पीपल्स अलायंस, आल्सो वोन 323 सीट्स, उनको कितनी सीट मिली, जो उनका अलायंस था मिलके 323 सीट्स इन पार्लियामेंट एज अगेंस्ट मिस्टर किलिकडारो, और उनके जो अपोजिशन में थे, जो किलिकडारो नेशनल अलायंस, उनको कितनी मिली, 213 सीट्स मिली, मतलब किसी को भी जो है ना वो मेजॉरिटी नहीं मिली। तो क्या हुआ, आफ्टर द May 14 इलेक्शंस मिस्टर किलिकडारो सॉ द स्विंग टू द नेशनलिस्ट राइट। तो लगभग जब जैसे ही 14 मई को जो रिज़ल्ट आया, किसी को भी जो है वो मेजॉरिटी नहीं मिली, और जो अपने एडोगन थे उनको वोट्स ज़्यादा मिले, किससे, किलिकडारो से। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा एक स्विंग, मतलब एक स्विंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी की तरफ झुकना। तो उन्होंने देखा कि जो है, जो वोट स्विंग है, मतलब लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट राइट को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब राइट का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट राइट विंग, आपको पता है ना। राइट जो है वो क्या करती है, ऑर्थोडॉक्स होती है, अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानती है, और चेंजेस को जो है वो अपोज करती हैं, जैसे बीजेपी को जो है वो राइट माना जाता है। तो उनके जो प्रेसिडेंट थे, उनके जो अपोजिशन थे एडोगन के, उन्होंने देखा कि नेशनलिस्ट राइट की तरफ लोग ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। एंड अडॉप्टेड हार्ड लाइन रिटोरिक का मतलब होता है भाषण देना या किसी चीज़ को कहना, और उन्होंने क्या किया, एक मतलब एक टफ चीज़ को कहा, प्रॉमिसिंग टू सेंड बैक 10 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज विद इन ईयर। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि लगभग जो है ना 10 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज़ को क्या किया जाएगा, विद इन ईयर जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। कहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, टर्की से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दिस डिड नॉट अट्रैक्ट एनी न्यू सपोर्ट, लेकिन इससे जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मोस्ट कमेंटेटर्स नाउ कंसीडर्ड दैट मिस्टर एडोगन वुड विन इन दी रन ऑफ ऑन May 28। मतलब बहुत ज़्यादा दो विशेषज्ञ थे जो कमेंटेटर से, उन्होंने ये मान लिया था, कंसीड कर लिया था। कंसीडेड का मतलब होता है मानना, कि जो मिस्टर एडोगन है वुड विन इन दी रन ऑफ ऑन May 28, वो जीत जाएंगे जब रन ऑफ होगा। रन ऑफ का मतलब क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में जो प्रतियोगिता होती है, अगर वो टाई हो जाए, मतलब अगर वो ड्रॉ हो जाए, दोनों को बराबर वोट मिले या फिर कोई रिजल्ट ना निकले, तो दोबारा से जो होता है इलेक्शन होती है, उसको बोलते हैं रन ऑफ। तो क्या होगा,
होगा जो मई 28 को रन ऑफ होगा, बहुत मतलब जो बड़े बड़े विशेषज्ञ से उन्होंने ये मान लिया, उन्होंने ये समझ लिया, कंसीड का मतलब होता है मानना या फिर समझना, कि जो मिस्टर एर्डोगन है वो जीत जाएंगे। एर्डोगन अपील्स, एर्डोगन्स अपील मतलब एर्डोगन की अपील क्या थी, दिस हैज़ नाउ बीन कन्फर्म्ड, और ये जो चीज़ थी वो अभी कन्फर्म हो गई थी कि जो है वो मिस्टर एर्डोगन ही जीतेंगे। इन दी मई 28 रन ऑफ, और जो मई 28 को रन ऑफ हुआ, इन ए टर्न आउट ऑफ अबाउट 84%, तो कितने लोग जो हैं वो वोट करने आए, टर्न आउट का मतलब होता है जो लोग वोट करने आए, लगभग 84%। मिस्टर एर्डोगन हैज़ ऑब्टेन्ड 52% ऑफ द वोट, और जो मिस्टर एर्डोगन थे उनको 52% वोट मिले, वाइल हिज राइवल गॉट 48%, और उनका जो अपोजिट था उसको मिले 48% वोट। बोथ कैंडिडेट्स हैव रिटेन्ड देयर अर्लियर सपोर्ट बेस, दोनों को जो है जो उनकी पहले की सपोर्ट थी वो दोबारा उनको मिली। बट मिस्टर एर्डोगन रोम्ड होम विद ए लार्ज नंबर ऑफ वोट्स, लेकिन जो मिस्टर एर्डोगन थे ना, रोम्ड होप का मतलब होता है किसी चीज़ को आसानी से जीतना, तो जो मिस्टर एर्डोगन थे उनको बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वोट्स मिले, लगभग 27.7 मिलियन वोट्स वर्सेस 25.4 मिलियन वोट्स फॉर मिस्टर किलीडारो, और जो उनका अपोजिशन था उनको मिले 25.4 मिलियन। द रिजल्ट ऑफ बोथ इलेक्शंस रिवील ए शार्प 3-वे जियोग्राफिकल डिवाइड अमंग टर्कीस वोटर्स, तो जो रिजल्ट आया ना दोनों इलेक्शन का, उसने हमें बताया कि एक जियोग्राफिकल डिवाइड हुआ है टर्की के जो वोटर्स हैं उनके बीच में। मोस्ट ऑफ द टर्किश हॉटलैंड ऑफ सेंट्रल एनाटोलिया वोटेड फॉर मिस्टर एर्डोगन, तो जितने भी जो टर्किश की हॉटलैंड होता है मतलब जो मेन एरिया होता है किसका, सेंट्रल एनाटोलिया का, जो वहाँ की मतलब कोई सिटी का नाम होगा, उन्होंने किसके लिए वोट किया, मिस्टर एर्डोगन के लिए वोट किया, गिविंग हिम 72% ऑफ इट्स वोट, लगभग 72% जो वोट्स थे उन वहाँ से किसको मिले, मिस्टर एर्डोगन को मिले। द कर्डिश एरियाज इन द ईस्ट, और जो कर्डिश एरिया है ईस्ट में टर्की में, द मोर मॉडर्न एंड बेटर डेवलप्ड कोस्टल एरियाज इन दी, और जो बहुत अच्छे डेवलप्ड कोस्टल एरियाज़ हैं वेस्ट में और साउथ में, एंड मोस्ट मेजर सिटीज़ वोटेड फॉर मिस्टर किलीडारो, और जो मेजर सिटीज़ थी उन्होंने किसके लिए किसको वोट किया, जो उनके अपोजिशन थे एर्डोगन के, मिस्टर किलीडारो के लिए। उसके बाद क्या है, किलीडारो, तो क्या हुआ, मिस्टर एर्डोगन अट्रैक्टेड दी हॉटलैंड बाय आइडेंटिफाइंग विद दी रीजन्स सुन्नी आइडेंटिटी, तो वहाँ की जो सुन्नी आइडेंटिटी है, आपको पता है जो मुस्लिम है उसमें शियाज भी होते हैं और सुन्नी भी होते हैं, तो मिस्टर एर्डोगन ने जो है वो अट्रैक्ट किया हॉटलैंड को। हॉटलैंड क्या होता है, जो मेन सेंट्रल एरिया होता है उसको बोलते हैं हॉटलैंड, तो जो मेन सेंट्रल एरिया था टर्की का उसको उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया लोगों को, अपने आप को सुन्नी कम्युनिटी के साथ जोड़ा, एंड रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट वैल्यू, और जो रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, कल्चर होता है, जो संस्कार होते हैं उनके साथ जोड़ा। इवन एज ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज दी लीगेटी ऑफ ऑटोमन लेगेसी, उसने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया कि वो एक लीगेटी है। लीगेटी का मतलब होता है किसी चीज़ का वारिस होना, किसका, ऑटोमन लेगेसी का, जो ऑटोमन की जो क्या बोलते हैं लेगेसी क्या होती है, जो आपकी ग्लोरी, जो आपकी विरासत है। अपहोल्डिंग इट्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स एंड इट्स सिविलाइजेशन ग्लोरी, अपहोल्डिंग का मतलब होता है बनाए रखना, किसको, जो उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट हैं, एंड हिज सिविलाइजेशन ग्लोरी, और उसकी जो सिविलाइजेशन जो कल्चर है उसकी ग्लोरी को क्या रखना, बनाए रखना। अपहोल्डिंग का मतलब होता है बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें क्या करके क्या किया उसने, अट्रैक्ट करने की कोशिश की लोगों को। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मिस्टर किलीडारो विद दी एलवी आइडेंटिटी एंड हिज लिबरल परसोना वाज एट ए डिसएडवांटेज इन दिस एरिया, क्योंकि जो मिस्टर किलीडारो है मतलब जो उनका अपोजिशन है वो एक एलवी आइडेंटिटी है। अब ये एलवी का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो। मतलब एलवी का मतलब क्या होता है, जो किसी भी जो है ना, मतलब जिसको बोलते हैं कि जो जैसे सूफ़ी लोग होते हैं ना, जो अल्लाह के ऊपर मतलब जो भगवान को मानते हैं या फिर जो मतलब संतों को मानते हैं, वो इस हिसाब की एक मतलब आइडेंटिटी थी, एक मतलब शख्सियत थी। एंड हिज लिबरल परसोना, और वो लिबरल मतलब उनके ख्यालात जो थे वो काफ़ी लिबरल थे, इंडिपेंडेंट थे। वॉज एट ए डिसएडवांटेज इन दिस एरिया, इस एरिया में उनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिला। हाउ एवर इन द कुर्दिश एंड मोर मॉडर्न एरियाज ऑफ द कंट्री हिज एजेंडा ऑफ रिटर्निंग
to the parliamentary system, mainstream economic policies and improved tie with the West were found appealing। लेकिन फिर भी जो कर्डिश एरिया था टर्की के अंदर और जो मॉडर्न एरियाज मतलब मॉडर्न एरियाज थे कंट्री के अंदर, और उसका जो एजेंडा था उन किसका जो एडोगन उनका जो अपोजिशन है किलिकडारो, उनका जो एजेंडा था कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है वो लाएंगे और मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनकी जो, और जो वो क्या करेंगे इम्प्रूव मतलब रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ। ये सारी चीज़ें तो थी वो काफ़ी अपीलिंग दिखी, मतलब लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। द इकनॉमी विल बी मिस्टर एडोगन्स प्राइमरी कंसर्न। लेकिन जो इकनॉमी है वो मिस्टर एडोगन की प्राइमरी कंसर्न थी। मतलब कंसर्न का मतलब होता है किसी पे विचार करना, तो इकनॉमी को सबसे आगे रखते थे मिस्टर एडोगन। मैनी क्रिटिक्स हैव ब्लेम्ड द प्रेसिडेंट फॉर द कंट्रीज पॉरलेस सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं मतलब जो क्रिटिसाइज़ करते हैं किसको, मिस्टर एडोगन को, कंट्री की पॉरलेस सिचुएशन के लिए। पॉरलेस का मतलब क्या होता है, बैड सिचुएशन के लिए। इन्फ्लेशन एट 44%, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो 44% है। करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो 80% है लगभग 2018 से, मतलब करेंसी में जो घटाव हो रहा है। एंड नेगेटिव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ 151 मिलियन जस्ट बिफोर द मई 28 इलेक्शंस। तो और जो क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज था वो नेगेटिव में चला गया। तो इन सब चीज़ों के लिए जो क्रिटिक्स हैं किसके, एडोगन के, वो ब्लेम करते हैं किसको, मिस्टर एडोगन को। उसके बाद क्या है, बट मिस्टर एडोगन हैड आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दी सब्सटेंशियल फॉरेन सपोर्ट। लेकिन जो मिस्टर एडोगन थे, जो सब्सटेंशियल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, उनको फ़ायदा मिला, स्ट्रॉन्ग फॉरेन सपोर्ट जो उनको मिली। लास्ट ईयर द यूनाइटेड UAE and Saudi Arabia had deposited 5 million each in Turkey's central bank, while Russia had provided about 10 billion to finance the Akau न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो पिछले साल क्या हुआ था, जो UAE है और जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने लगभग 50 मिलियन जो है बिलियन किसके अंदर डिपॉजिट किए थे, टर्की के जो सेंट्रल बैंक है। और जो रशिया है उसने लगभग 10 मिलियन की फाइनेंस प्रोवाइड की थी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है टर्की के अंदर। तो जो फॉरेन सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मिल रही थी किसको, एडोगन को। रशिया हैज़ आल्सो एग्रीड टू पोस्टपोन ए 600 मिलियन टर्किश गैस बिल टू 2024। रशिया ने जो है वो पोस्टपोन कर दिया था जो बिल देना था टर्की को, लगभग 600 टर्किश मतलब जो गैस का जो बिल होता है तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया था किसने, रशिया ने। तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन सपोर्ट भी मिल रही थी किसको, एडोगन को। अब टर्की की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। These developments suggest that Turkey is unlikely to change its foreign policy posture in the West versus Asia-Russia competition। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो वेस्ट और रशिया के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है। आपको पता है जब से रशिया वर्सेस यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट है ना वो रशिया के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स है ना ये हमें सजेस्ट करती हैं, हमें बताती हैं कि टर्की जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेगा क्यों इन दी वेस्ट वर्सेस रशिया कंपटीशन। जो भी जो लड़ाई चल रही है वेस्ट वर्सेस रशिया के बीच में, तो इसके बीच में टर्की जो है ना वो क्या करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेगा क्योंकि रशिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है। वेस्टर्न पावर्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट दैट देयर अलाइज कुड ओवर टाइम शेप न्यू आइडियाज़ रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड रोल इन दी वर्ल्ड अफेयर्स। जो वेस्टर्न पावर्स है ना वो मतलब एकदम इम्पॉसिबल, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया है कि उनकी जो एलाइज हैं, उनके जो साथी हैं वो मतलब ओवर टाइम मतलब कुछ समय के बाद जो है वो नई पॉलिसीज़ बनाने लगेंगे, नई आइडियाज़ लेके आ जाएंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और उन अपना रोल खुद डिसाइड करेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो ये चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया है। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ टर्की इन नॉर्थ ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर सिंस 1952। तो ये पर्टिकुलरली ट्रू है अगर हम लोग टर्की की बात करेंगे जो नाटो का मेंबर है सिंस 1952, क्योंकि वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनके जो अपने हिसाब से जो है वो टर्की काम कर रहा है, ना कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से वो होके काम कर रहा है। It has clearly acquired the capacity and the aspiration to chart its own foreign policy positions। तो उसके अंदर जो है ना एक मतलब उसने एक्वायर की है, मतलब उसने पाई हैं एक कैपेसिटी मतलब एक क्षमता, और एस्पिरेशन का मतलब होता है डिज़ायर, टू चार्ट इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। मतलब वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ जो है ना वो खुद जो है वो उसको मतलब खुद उसको फ्रेम कर सकता है और खुद जो है वो स्टैंड ले सकता है एक अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर। उसके लिए उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। टर्की अंडर मिस्टर एडोगन हैज़
also expanded its strategic horizons and interest, extending to the Mediterranean, North Africa, West Asia and Caucasus and उसके बाद क्या है सेंट्रल एशिया। तो टर्की ने मिस्टर एर्डोगन जब प्रेसिडेंट थे, आपको पता है तीसरी बार लगातार जो है वो मिस्टर एर्डोगन जो है वो टर्की के प्रेसिडेंट बने हैं। तो टर्की ने मिस्टर एर्डोगन के अंदर एक्सपैंड किया था अपना स्ट्रैटेजिक हॉरिजन और इंटरेस्ट जो हैं उसके जो फ़ायदे हैं मेडिटेरियन, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तक, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड रेड सी, एंड विशेस टू शेप इट्स ओन प्लेस इन द अमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। और वो विश करता है, मतलब चाहता है कि उसकी एक नई शेप हो, अपनी एक नई पोजीशन हो जो अमर्ज कर रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर मतलब जहाँ पे हर कंट्री जो है ना अपने लिए स्टैंड ले रही है और एक डिवाइड जो है वो मल्टीपल जो है वो डिवाइड हुआ है पूरे वर्ल्ड। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है This approach reflected in Turkey's role in the Ukraine war, where it is only NATO member with close ties with both Ukraine and Russia is therefore likely to continue। तो ये अप्रोच जो है ना, मतलब ये जो किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका है वो रिफ्लेक्ट मतलब वो हमें दिखा टर्की का जो रोल था यूक्रेन वॉर में। वहाँ पे वो क्या थी, नाटो की मेंबर थी और इकलौती ऐसी मेंबर थी जिसके क्लोज रिलेशन थे यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी, एंड इज़ देयरफॉर लाइकली टू कंटिन्यू। और वो ऐसे रिलेशन जो है उसको रखना भी चाहेगी कंटिन्यू, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखना चाहेगी और यूक्रेन के साथ भी। एज विल टर्कीज क्लोज रिलेशन विद चाइना बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस टर्कीज अटैचेस टू इट्स प्लेस इन दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको पता है एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसके तहत वो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो टर्की के जो है वो क्लोज रिलेशन है चाइना के साथ, क्योंकि टर्की जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। इन वेस्ट एशिया टर्कीश डिप्लोमेसी विल इंक्लूड बिल्डिंग टाइज विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई वाइल रिटेनिंग क्लोज लिंक्स विद कतर। और अगर हम लोग वेस्ट एशिया की बात करेंगे ना, तो जो टर्की की जो डिप्लोमेसी है उसमें वो अच्छे रिलेशन बना रही है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, जो राजनीति है, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, और अपने जो क्लोज रिलेशन हैं कतर के साथ उसको भी जो है वो मेंटेन कर रही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है टर्की विल आल्सो परस्यू इम्प्रूव्ड relation with Egypt and they are working together with the UAE to address differences in Libya and East Mediterranean। तो टर्की जो है वो मतलब क्या करेगी, परस्यू का मतलब होता है पाना या फिर पीछा करना किसी चीज़ का, किसके साथ, इजिप्ट के साथ भी अपने रिलेशन जो है वो उसको इम्प्रूव करेगी और उसकी जो वर्किंग है जो वो काम कर रही है यूएई के साथ, ताकि जो लीबिया में जो डिफरेंसेस हैं और जो ईस्ट मेडिटेरियन सी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए। टाइज विद ईरान डिफाइंड बाय शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज आल्सो डिफरेंसेस इन सीरिया, इराक एंड साउथ कॉस्कस विद आल्सो बी प्रायोरिटी कंसर्न फॉर टर्की। और क्या है उसके जो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं सीरिया में, इराक में, वो भी एक प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को तवज्जो देना। कंसर्न फॉर टर्की, कंसर्न का मतलब होता है जिसके ऊपर टर्की को जो है वो विचार करने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे हम लोग जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं सीरिया और टर्की के बीच में। द बिगेस्ट चैलेंज टर्की विल फेस विल बी इन दी सीरिया। तो बिगेस्ट चेंज जो फ्यूचर में फेस कर सकती है कौन, टर्की, वो होगा सीरिया में। बिफोर दी रन ऑफ, मतलब जो दोबारा इलेक्शन हुई उससे पहले मिस्टर एर्डोगन हैड स्पोकन ऑफ एंगेजमेंट विद दी बशर अली असद गवर्नमेंट इन डमास्कस। डमास्कस मतलब जो कैपिटल है सीरिया की। तो रन ऑफ से पहले, मतलब दोबारा इलेक्शन से पहले जो मिस्टर एर्डोगन है उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि हम लोग एंगेजमेंट करेंगे, वापस से काम करेंगे, किसके साथ, बशर अली अहमद की जो गवर्नमेंट है उसके साथ। दे विल नीड टू लुक एट टर्कीज कंसर्न रिलेटिंग टू द सीरियन कुड्स एट द बॉर्डर एज आल्सो सीरियाज अनहैप्पीनेस एट टर्कीज टाई विद द क्वेडा एफिलिएटेड हयत शाम एट इदलीब एंड मिस्टर असद इंसिस्टेंस ऑन दी विदड्रॉल ऑफ टर्किश ट्रूप्स फ्रॉम सीरिया। तो उसको इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है, किसको, जो हमारे प्रेसिडेंट है एर्डोगन, जो टर्की के कंसर्न है, कंसर्न का मतलब होता है चिंता है, रिलेटिंग टू दी सीरियन कुड्स एट दी बॉर्डर, क्योंकि जो सीरियन हैं कुड्स हैं वो कहाँ पे है, उनके बॉर्डर में है। एज आल्सो सीरियाज अप अनहैप्पीनेस एज टर्कीज टाई विद दी क्वेडा, और जो मतलब सीरिया है वो काफ़ी अनहैप्पी है, मतलब खुश नहीं है, जो हमारे टर्की के जो टाइज़ हैं, जो रिलेशन है क्वेडा एफिलिएटेड हयत के साथ। एंड मिस्टर असद इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब होता है जो किसी चीज़ के लिए जिद होना या फिर किसी चीज़
चीज़ के लिए मतलब कहना। और जो मिस्टर असद हैं जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो असिस्टेंट्स हैं ऑन द विदड्रॉल ऑफ टर्किश ट्रूप्स, की जो टर्किश के जो ट्रूप्स हैं, जो सिपाही हैं, वो सीरियन टेरिटरी से बाहर चले जाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है टर्की को। तो अभी क्या हुआ है, मिस्टर एर्डोगन ने जो है अपना थर्ड टर्म स्टार्ट किया है। कमेंसिस का मतलब होता है स्टार्ट करना, अपना थर्ड डिकेड किसके एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। ही विल टू दी चैग्रिन ऑफ दी बेस्ट। चैग्रिन का मतलब होता है जो अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, जो या फिर जो दिक्कत पैदा करता है वेस्ट, ठीक है, उसके लिए उसको क्या करना करेगा, एंश्योर दैट टर्कीज। चैग्रिन का मतलब होता है मतलब किसी को परेशान करना, तो जो परेशान करता है वेस्ट, ठीक है, उसके लिए उसको क्या एंश्योर करना पड़ेगा, दैट टर्की असर्ट्स स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंट इन द रीजनल एंड वर्ल्ड अफेयर। की टर्की जो है एक स्ट्रैटेजिक और रीजनल इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे पूरे वर्ल्ड में। इन द फ्रेश इलेक्टोरल विक्ट्री ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्किश नेशनलिज्म एपिटोमाइज्ड बाय ऑटोमन ग्लोरी हैज़ ट्रम्प। तो जो फ्रेश इलेक्शन हुई जिसमें प्रेसिडेंट एर्डोगन जीते, उसमें जो टर्किश का नेशनलिज्म था ना, जो एपिटोमाइज्ड बाय ऑटोमन ग्लोरी, एपिटोमाइज का मतलब होता है एक प्रतीक था, जो एक चिन्ह था ऑटोमन ग्लोरी का, हैज़ ट्रम्प्ड, वो क्या हुआ, जीत गया। क्योंकि एर्डोगन जो है वो ऑटोमन ग्लोरी को मानते थे, उसको सपोर्ट करते थे, और वो जो है वो जीत गई। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक बार मैंने पढ़ा लिया है, अब आप इसको खुद से रीड कर लेना। टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा विद हाईलाइटेड वर्ड्स। तो जो भी बीच में कंट्रीज़ आती हैं तो उनको आप लोग क्या किया हो, मैप के थ्रू जो है ना वो नोट किया करो कि कौन सी कंट्री कहाँ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आज का आर्टिकल। तो जिसने वीडियो देखा है लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद।